हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे बहुत दिनों से मैंने चीज़ें अपलोड नहीं की थी, लेकिन अब रेगुलरली अपलोड करूँगा। आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाऊँगा। जिस वीडियो का पर्पस होगा यूपीएससी स्पेशल और स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी वगैरह के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आ जाएंगी। और सीसेट के लिए भी वो जो मैथ पढ़ाऊँगा वो सीसेट के लिए भी उपयोगी रहेंगी। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि देखिए, मैं ये जो अगर आप स्किप करने के मूड में हैं तो एक सेकंड रुक के मेरी बात सुन लीजिए कि ये जो आईयूसीएन मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं लिखवा नहीं रहा हूँ या तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि नोट्स नहीं बता रहा हूँ। आईएएस पीसीएस और स्टेट पीसीएस में आए हुए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आईयूसीएन के टॉपिक से आए हैं वो मैं इसी इसी में करवाऊँगा। 15 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आईयूसीएन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता कैसे है, आता कैसे है। उसके पहले एक छोटा सा नोट्स, आईयूसीएन क्या है, क्या काम करता है, इसका लाभ क्या है, उस चीज़ को समझेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पूरे विश्व भर में कार्यरत है। इसके बाद यह एक प्राकृतिक संरक्षक संरक्षक का काम करता है, प्रकृति संरक्षक का काम करता है और संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र पर कार्यरत है। संसाधनों का एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में यूज़ किया जाए, न कि ऐसे ही किसी चीज़ का जैसे कि दोहन इतना ज़्यादा कर दे कि वो ख़त्म ही हो जाए। तो एक सतत प्रयोग बनाए रखने के लिए इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयास करता है। क्या यह क्वेश्चन उठता है कि क्या यह एक यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है? तो जवाब है नहीं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है, जनरल असेंबली, जो उसकी जनरल असेंबली है, उसका ये पर्यवेक्षक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारे अंग हैं, सुरक्षा परिषद है, जनरल असेंबली है, और मतलब बहुत इसके भाग हैं। उसका कोई ये अंग नहीं है। ये पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक है जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली में मतलब जैसे हमारा संसद है, वैसे जब वहाँ पे एक असेंबली बन लगती है तो उसका ये वहाँ पे ये एज ए पर्यवेक्षक अपना योगदान देता है। इसकी स्थापना के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में होती है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। उसके 3 साल बाद इसकी स्थापना जिनेवा के ग्रैंड शहर में होती है। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ब्लैक इंक की इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, या वाइट इंक ले लेते हैं। ठीक है, वाइट इंक ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। र- देखिए, ज़्यादा इधर उधर की बात शेरो शायरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड और जो भी डाटा लिया है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसी पे फोकस करते हैं। तो रेड डाटा बुक ये जारी करता है। इसका काम क्या है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन। रेड डाटा बुक होता क्या है? रेड डाटा बुक में विलुप्ति के कगार पर जो भी पौधे व जंतु या स्पीसीज जिन्हें कहते हैं, उनकी ये सूची तैयार करता है। सूची तैयार करना इसका कार्य है। इसका 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 जो सूची तैयार करता है उसका एक पैमाना है। कोई भी जो स्पीसीज हैं, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, वो विलुप्तता का परिभाषा क्या है यहाँ पर? 50 वर्ष तक यदि कोई भी प्राकृतिक आवास में, मतलब 50 वर्ष तक कोई भी पौधा पौधा या जंतु अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखाई नहीं देता है, दिखाई न दे, मतलब वो वहाँ पे न दिखाई दे, तो उसको विलुप्त माना जाता है। विलुप्त मतलब उसको हमने खो दिया, वो है नहीं। ठीक। देखते हैं आईयूसीएन सूची का। आईयूसीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसमें जोड़ दिया है एंड स्पीसीज। ठीक। आईयूसीएन सूची के लाभ क्या हैं? इसका पहला लाभ जो है वो है कि संकटग्रस्तता के लिए जागरूकता पैदा करना। मतलब जो जीव संकटग्रस्त हैं उनका शिकार न हो, और पौधे हैं तो उनका दोहन न हो।
ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, स्थानीय स्थानीय स्तर पर उन जो भी संकटग्रस्त हैं या संकट में हैं या संकट में आने वाले हैं, नियरली इंडेंजर्ड हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए इस चीज़ का वो निर्देशन करता है, जो भी देश इसके साथ सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। अगला है कि यह संकटग्रस्त संकटग्रस्त जीव या स्पीसीज की पहचान करता है व उनका अभिलेखन करता है। ये हमें उस जीव के बारे में फ्यूचर में जीव के बारे में समझने में सहायक होता है। चौथा चौथा इसका लाभ क्या है, जैव विविधता का जो भी ह्रास हुआ है उसकी एक लिखित सूची बनाती है, जो कि हमें वही बात है कि फ्यूचर में हम इसकी पता कर सकते हैं कि ये स्पीसीज रही होंगी लेकिन अब नहीं है, और ना रहने का उसका वजह क्या था। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे कई सारे समुद्र के जीव हैं जो कि खत्म होने की कगार पे हैं। तो उस आदमी अपने भूतकाल से सीखता है, तो इसमें हम ये जो सूची है इसमें ये देखेंगे कि जो भी स्पीसीज कम हुई हैं उसके कम होने का कारण क्या था, उस चीज़ को सुधारने का प्रयास इंसान कर सकता है, आने वाला इंसान फ्यूचर का। अगले में नेक्स्ट हम देखते हैं कि सन 2012 में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट जो जारी की थी उसमें इंडिया के 15 प्रजातियों की पक्षियों को सम्मिलित किया था जो कि इंडेंजर्ड हैं। इसमें नंबर 1 पे था सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक भारत का अपना नाम रखता है, भारत इसके नाम से प्रसिद्ध भी है, वो इंडेंजर्ड नहीं है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद डेंजर्ड में आते हैं साइबेरियन सारस जो साइबेरिया से उड़ते हुए भारत आते हैं, वो यहाँ पे अब बहुत कम आने लगे हैं या है ही नहीं। और एक है सलेटी टिटहिरी, इसको बोलते हैं सोसिएबल लिपविंग। लेफ्ट का ये लेफ्ट विंग लिखा है। ठीक, ये संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं जो भारत में मगरमच्छ होता है वो भी संकटग्रस्त है। हाथी जो है संकटग्रस्त है। अनूप मृग जिसे बारहसिंगा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि उद्यानों में संरक्षित किया गया है, वो भी संकटग्रस्त है। उसके बाद घड़ियाल घड़ियाल जो कि गंगा में पाया जाता है। गंगा में ये जनरली गंगा में ये पैदा होता है ऐसी बात नहीं, गंगा में ये आता है बहकर। कहाँ से बहकर आता है, चंबल नदी में, क्योंकि देखेंगे आप तो गंगा ऐसे आ रही हैं, यहाँ से यमुना आती है और ये प्रयागराज है। प्रयागराज में गंगा आगे बढ़ती है, यहाँ गंगा यमुना का संगम है, ये यमुना नदी है। यमुना नदी में यहाँ इटावा के पास में चंबल नदी मिलती है। ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी में घड़ियाल पाया जाता है और गिरवा नदी में। तो यहाँ से घड़ियाल गंगा नदी में प्रवेश करता है, मतलब चंबल से यमुना में होते हुए गंगा में आता है। ये अति क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्राणी है, बहुत कम गंगा में देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है खराई ऊँट की। अच्छा, एक बात और कि घड़ियाल ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, क्योंकि ये इंसान को ज़्यादा सीधे खा नहीं सकते। इनका मुंह ऐसे होता है, पतला सा होता है, और मगरमच्छ का मुंह एकदम ऐसे होता है, तो ये इंसान को साबुत निगल सकता है। ये आपको क्या कर सकता है कि आपका पैर खा सकता है, हाथ खा सकता है, ऐसे कर सकता है, मतलब नुकसान तो पहुंचा ही सकता है, मर भी सकता है इंसान, अगर गर्दन पकड़ ले तो मर ही जाएगा। इसके बाद आती है गुजरात की एक खराई ऊँट की, जो कि समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है। ये ऊँट की एक बड़ी इस ऊँट की एक बड़ी अच्छी खासियत है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्राणी है। इसके बाद आती है कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग भी अति संकटग्रस्त है। उसके बाद एशियाई गधा है जो नियरली थ्रेटेंड है। अति संकटग्रस्त नहीं है, मतलब ये होने वाला है। लाल पांडा संकटग्रस्त है, अति नहीं है अभी, लेकिन बहुत कम इसकी संभावना हो गई है। अति संकटग्रस्त का मतलब अब ये पैदा नहीं हो रहे हैं या देखने में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, या 20-25 सालों से दिखाई नहीं दिए हैं। 50 सालों की कैटेगरी जब खत्म हो जाएगी तो फिर इनको इनको लुप्त मान लिया जाएगा। लुप्तता के लिए 50 साल निर्धारित किए गए हैं। अन्य तथ्य, लास्ट तथ्य हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अन्य तथ्य है कि महासीर मछली जो कावेरी नदी में पाई जाती है, कावेरी नदी के बेसिन में, महासीर मछली जो कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है,
है, दो तरह की होती है, एक नीले पंखों वाली और एक नारंगी पंखों वाली। ये भी इंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे जो भी हम लेकर आए हैं, जो भी जिन भी इस जीवों की बात कर रहे हैं वो इंडेंजर्ड ही हैं। कुछ क्रिटिकली हैं, कुछ कुछ होने वाले हैं, कुछ अभी हो रहे हैं। इसके बाद है मोरचाप। मोरचाप मतलब होता है कि मोर के पंखों जैसे चित्तीदार बिल्ली है एक। ये एक तरह की बिल्ली है जो कि भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में 2012 में स्थान बना पाई थी। मतलब ये भी संकटापन्न स्थिति में है। इसके बाद होती है एक इरावदी डॉल्फिन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन इस पर 2019 में यूपीएससी में बना था। इरावदी डॉल्फिन जो है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी जहाँ पे अपना मुहाने पे मिलती है, वहाँ पे एक छोटा सा एक बनाती है अपना डेल्टा, तो वहाँ के आसपास एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। 2017 में रेड डाटा, हर 5 साल में डाटा बुक अपना मेंटेन करती है आईयूसीएन। तो 2017 में रेड डाटा लिस्ट में इरावदी डॉल्फिन को भी जगह दिया गया था, मतलब ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब आता है प्रश्न नंबर 1। अभी हमने इसका एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफली नोट्स पढ़ा, उस नोट्स के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। यूपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आईयूसीएन जो है, और एक है सीटेस। सीटेस जो है, सीटेस का काम क्या है? इसका है कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा के संदर्भ में क्या कथन सही है और क्या नहीं। कह रहा है, पहला कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि आईयूसीएन वाइट आ गया है तो हमें वाइट के लिए रेड लेना पड़ेगा। कह रहा है कि आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। पहले ही गलत हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंग नहीं है, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर कह रहा है कि आईयूसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हयात क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। सही बात है। सीटेस जो है उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल होते हैं। वैध रूप से आबद्धकर हैं जो इसमें शामिल है, इतनी तक की बात सही है। लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता, मतलब किसी भी देश में जो अपनी राष्ट्रीय विधियां हैं, कानून है, उसका स्थान नहीं ले सकता। तो ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें वैसे भी वो कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप एक को देखें तो एक पहला वो जो ऑप्शन था वही गलत था। उसके बाद अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो देखेंगे कि एक यहाँ है, इसमें है, इसमें भी है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसका मतलब एक ऑप्शन सही होगा। बाकी दो बातें आपको पता नहीं होती तब भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, वही बात आईयूसीएन जो है, वो रेड डाटा बुक जो बनाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, एक ऑप्शन नंबर 1 में है कि जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशुओं की जाति। ये पौधों और पशुओं की जातियों का विवरण नहीं रखता है, और न कि हॉटस्पॉट में ही। ये कहीं भी किसी भी पौधों और पशुओं की उन जातियों का विवरण रखता है जो कि संकटापन्न है। तो संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जातियों की सूची, तो ये संकटग्रस्त की जातियों की सूची रखता है, तो दो सही है। ये कह रहा है कि विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, ये स्थलों की सूची नहीं बनाता है, ये सिर्फ संकटग्रस्त लोगों की, उन प्रजातियों की सूची बनाता है जो संकटग्रस्त हैं, चाहे वो जीव जंतु पौधे हों उनकी। हाँ, ये संरक्षण में निर्देशन करता है। क्या करता है? निर्देशन कर सकता है उस देश को या उस क्षेत्र विशेष को, न कि वो उस क्षेत्र की संरक्षित स्थल घोषित, संरक्षित स्थल घोषित करने का अधिकार उस देश को होता है। जैसे भारत में जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, वो भारत सरकार करती है, न कि आईयूसीएन। इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेड डाटा बुक संबंधित है, आईयूसीएन से संबंधित है। फिर कह रहा है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आईयूसीएन के द्वारा किया जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची होती है रेड रेड डाटा। अब देखिए, आप
अब इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? डेट डाटा बुक, रेड डाटा बुक, लाइव स्टॉक बुक, उसमें से किसी भी नहीं। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की भी सूची रेड डाटा बुक में ही होती है, डेट डाटा बुक में नहीं होती है। मर नहीं गए, विलुप्त हो गए। रेड डाटा बुक का संबंध है, रेड डाटा बुक की बात होती है वही बात है, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, जैव विविधता के बारे में तथ्यों से नहीं है, वृक्षारोपण से नहीं है, तस्करी से नहीं है। ये तीनों बातें गलत है। मैं थोड़ा सा देखिए फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो छोटा भी बने और आपको बोरियत ना लगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ाता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं विदेशी प्रजातियों के, नहीं। लुप्तप्राय प्रजातियों के, हाँ। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, नहीं। सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियां, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो आप देखेंगे कि ये यूपीपीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन था और ये 2019 का। 2019 छत्तीसगढ़ में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से। आंसर नंबर एक को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर, महान भारतीय सारंग, ये है। कस्तूरी मृग है। लाल पांडा है। एशियाई घोड़ा भी इंडेंजर्ड है। समूह संकटापन्न, संकटापन्न की बात नहीं किया है, संकटापन्न की बात किया है, मतलब कि इंडेंजर्ड। उसके बाद बी को देखते हैं, कस्तूरी मृग, कस्तूरी महामृग या मृग, ये है। ईकल है। नील गाय नहीं है। नील गाय नियरली इंडेंजर्ड है। महान भारतीय सारंग ये है, तो इसमें ये ऑप्शन आ गया। और ये भी नहीं, चीतल भी नहीं है। ये थोड़ा सा है, ये नहीं है। फिर हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ है। अनूप मृग है। नीरस है। और सारस नहीं है, सारस हर जगह मिल जाता है। किंगकुच्ची मेकाक है, ये भी है। नीलगाय ये नहीं है, ये संकटापन्न नहीं है, नियरली संकटापन्न है। और चीतल अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2012 आईएएस का क्वेश्चन है, देखिए 2012 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित पर भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन, इंडियन सनबर्ड। तो हमें पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा संकटापन्न है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा, विलुप्तता का आधार क्या है? 50 वर्ष तक अगर वो अपने हैबिटेट में ना देखी गई हो तो, मतलब प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो तो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यूपीपीसीएस 2005। ठीक है, 11वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि नीले मीन पक्ष वाली जो महासी मछली है वो कावेरी नदी में पाई जाती है, ये मैक्सिमम सही है। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन चंबल में पाई जाती है, गलत है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है बंगाल की खाड़ी में। इरावदी डॉल्फिन बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि मोरचाव रष्टी, मतलब चित्तीदार मोरचाव रष्टी जो बिल्ली है वो पूर्वी घाट में पाई जाती है, सही बात है। पूर्वी घाट में, मतलब अगर हम ऐसे भारत को देखें तो भारत के इस हिस्से में पाई जाती है, यहाँ श्रीलंका में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, ऑप्शन नंबर तीन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं आगे भी ऐसे ही एक एक टॉपिक को करवाता चलूँगा। और मैं ये ये क्वेश्चन घटना चक्र के पूर्वावलोकन से उठाया गया है, इसे इंग्लिश वाले रिव्यू नाम से जानते हैं। तो मैं आपको कुछ ही दिन में पूर्वावलोकन का सारी सीरीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट मेन, जिसमें से लगभग 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे यूपीपीसीएस में। इन सब में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 4 या 5 हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। इतना में से 70 क्वेश्चन, और करंट अफेयर आप अपने से पढ़ ही रहे होंगे। इसको मैं फरवरी तक करवा दूंगा, फरवरी तक मैं पूर्वावलोकन को ख़त्म करा दूंगा।
इस वीडियो को आप डबल एक्स स्पीड पे देख देख के पूर्वावलोकन बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसे ही टॉपिक में उठा उठा के सारे टॉपिक मैं कराता चलूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, दोस्तों में। और जो भी चीज़ें आपको सही लगी हों, आपको कुछ बात कहनी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।